हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे जी आज की। आज बच्चे हम सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे। देखो, मेरा मानना है इंडिविजुअल एमसीक्यूज तो कोई खास चीज नहीं है, क्लासेस में भी कर ही लेते हैं। मेन है कि क्या आप केस स्टडी एमसीक्यूज ढंग से पकड़ पाते हो या नहीं पकड़ पाते हो। इंस्टीट्यूट ने जितने भी हमें केसेस दिए हैं वो केसेस की हम लोग चर्चा करेंगे, बट ये है कि उससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आएंगे और कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। बच्चे, केस स्टडी कुछ नहीं, मैंने देखा है सम्स ही है, हमारी बुक्स के सम्स हैं। रादर ये जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि जब एक डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, प्रॉपरली वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, एक एक चीज अंग्रेजी में लिखनी पड़ेगी, यहां वो जान बच जाती है। तो पर अगर 10 मार्क्स का केस है तो 5 एमसीक्यूज आ रहे हैं 2 मार्क्स के, है ना। तो जो 5 एमसीक्यूज आ रहे हैं उन 5 एमसीक्यूज में 2 नंबर के हिसाब से थोड़ा ज्यादा कंटेंट है, क्योंकि इंस्टीट्यूट को भी पता है कि इनको सॉल्व तो करने नहीं है पूरे, इन्होंने कैलकुलेटर पे करके इधर उधर करके बस आंसर करना है। इसलिए इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा लेंथी केसेस दिए हैं। हमें जितने केसेस दिए गए हैं हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। हमने थ्योरी लेक्चर में भी देखा था कि एफएम के एग्जाम का पैटर्न क्या है। पहले 15 नंबर के तो आपको एमसीक्यूज ही आने हैं, जिसमें कम से कम एक तो केस आएगा 10 मार्क्स का, एक एमटीपी में 2 केस आए हैं, एक 10 मार्क्स का, एक 5 मार्क्स का। इनका कुछ पता थोड़ा है कि आप पूछेंगे। और बाकी आपके 35 मार्क्स का पेपर है, आपको बताया था। पहला क्वेश्चन 15 नंबर का, बाकी 3 में से 2 करने हैं और एक क्वेश्चन थ्योरी का होगा। थ्योरी भी हमने अच्छे से डिस्कस कर ली है एफएम की सारी, अब कुछ बचा तो है नहीं हमारे पास। आइए आज ये 15 नंबर के ऊपर काम करते हैं, और काम कुछ नया नहीं है, बिलीव मी, सारी बातें हमें आती हैं। हमने ये बुकलेट बनाई है आपके लिए, केस स्टडी बुक। इसमें हमने अपना कुछ नहीं डाला, इंस्टीट्यूट के केसेस हैं सारे के सारे इंस्टीट्यूट के केसेस हैं। आइए सबसे बढ़िया केस स्टडी से स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी नंबर 4 पे आइए। सर किस टॉपिक पे है बच्चे? ये केस स्टडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टॉपिक पे ये केस स्टडी पूछा गया है। एंड बिलीव मी, अगर ये लेवल है फिर तो बच्चे बहुत अच्छा लेवल है। सर मुश्किल है ना, बट एक ही केस में काफी सारी चीजें पूछी गई हैं और नीचे 2 नंबर के 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। आइए, मैंने तो आपको बता दिया। अच्छा, एफएम में इंटीग्रेटेड केस स्टडी आने की संभावना कम है। जैसे मैंने एडवांस अकाउंटिंग में कराए कि एक ही केस में 2-4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग गए, एफएम में ऐसा कम होगा। किसी एक टॉपिक को पकड़ के उसी के ऊपर ही केस बनाया जाएगा। हमारे पास 2 कॉस्ट ऑफ कैपिटल के केस स्टडी हैं, 2 वर्किंग कैपिटल के केस स्टडी हैं, एक छोटा सा केस कैपिटल स्ट्रक्चर पे है। अभी तक तो इतने ही आए हैं। बाकी बच्चे जो बुक में जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं वो सारे केस स्टडी ही तो हैं, उसके नीचे एमसीक्यू बना दीजिए, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है, बट स्लाइटली डिफरेंस। आइए, ये सबसे बढ़िया केस है जहां से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। आइए केस के सारे डाटा को, सारे फैक्ट्स को ध्यान से समझते हैं। सर आपको तो पता लग गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है, हमें कैसे पता लगेगा? बच्चे, जो आपको 15 मिनट मिलते हैं ना, उस 15 मिनट में आपने एफएम का भी केस रीड कर लेना है और एसएम का भी केस रीड कर लेना है, तो और मोटा मोटा आपको आइडिया हो जाएगा, और उसके एमसीक्यूज एक बार पढ़ लेने हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि केस किस टॉपिक से आया है। मैं होता तो वो 15 नंबर में मैं तो केस स्टडी सॉल्व ही कर लेता 15 मिनट में, है ना। रफ में मुझे आंसर भी मिल जाएंगे सारे के सारे, तो मैं रफ में आंसर भी निकाल के रख लेता। रफ में मतलब कैलकुलेटर पे आंसर निकाल के देख लेता कौन सा आंसर आ रहा है। शीट तो आपको मिलती नहीं उस 15 मिनट में, बट उस 15 मिनट को अगर आप ढंग से यूटिलाइज कर ले तो एफएम का एक केस तो मिनिमम आना है, एसएम का एक केस मिनिमम आना है, तो आप उन 2 केसेस को आराम से 15 मिनट में रीड कर सकते हैं। 15 के 20 लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए फिर क्या हो गया? बच्चे मैंडेटरी है ना, समझो। इसके ये तो हार्ड कोर मार्क्स हैं और यहां नंबर कटने की कोई संभावना ही नहीं है। केस स्टडीज ने आके पेपर आसान कर दिया आपके लिए, आपका पेपर अब जल्दी खत्म भी हो जाएगा। आइए हम देखते हैं इंस्टीट्यूट ने इस केस को कैसे पूछा है। केस कुछ नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, सवाल है। तो हमने कितने क्वेश्चंस किए हैं? हाँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इतना बड़ा क्वेश्चन हमने कभी नहीं किया है।
कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हमने बहुत क्वेश्चंस किए, इंस्टीट्यूट के भी सारे किए, हमारी बुक में 100 के करीब क्वेश्चंस थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, पर इतना बड़ा सवाल कोई नहीं है। तो केस में ना एक्स्ट्रा बातें होती है कई बार। सो आइए देखते हैं। Messrs ARC Limited is an established entity in the telecommunication industry with 49.95% मार्केट शेयर। तो टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी है, काफी तगड़ा मार्केट शेयर है। Most of its telecommunication lines are based on 2G, 3G and 4G spectrum. However, now the market is foreseeing a technological disruption in the form of 5G technology. कह रहा 5G आ गया है। To maintain a competitive advantage, SM की याद आ गई, it needs to invest heavily in 5G equipments and deploy the same for users later by the end of 3 years from now. कह रहे मैक्सिमम 3 साल हैं, इस कंपनी को भी 5G टेक्नोलॉजी पे जाना पड़ेगा। The entire project is going to cost 9,000 करोड़। तो पहली फिगर मिल गई हमें। The entire project is going to cost 9,000 crore. The management is wondering how such a huge amount is going to be raised. मैनेजमेंट सोच रहे हैं कि इतना पैसा कहां से रेज करेंगे। अब सबसे बड़ी समस्या देख रहे हो, जब भी हमारे नॉर्मल सवाल आते इतनी कहानी नहीं सुनाई जाती। केस स्टडी में कहानी बहुत होती है जिसके कारण केस बड़ा हो जाता है। हमारा नॉर्मल सवाल होता है ना, सीधा लिखा होता है कंपनी प्लान्स टू रेज 9,000 करोड़। यहाँ वो बिजनेस बता रहा है कंपनी का, हमने क्या करना है, कंपनी का बिजनेस क्या है। हमारे नॉर्मल सवाल में सिंपल लिखा रहता है कंपनी प्लान्स टू रेज 9,000 करोड़, पर यहाँ पे अभी तक तो इतनी ही काम की बात है कि 9,000 करोड़ रुपया रेज करना है। A financial consultant has recently been hired by ARC to evaluate the various ways to raise capital. सोच रहे हैं कि पैसा कहां से रेज करना है। On the basis of his experience and knowledge, the consultant is of the view that telecom industry should not deploy fixed cost funds in excess of 40% of total capital. लो जी, पहली काम की बात मिल गई। वो कह रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स 40% से ज्यादा नहीं लेने। फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स दो होते हैं, डेट और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ऑल्सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ टोटल कैपिटल। लो एक और फर्दर रख गया कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल कैपिटल। बढ़िया हो गया। ARC करंटली हैज ₹2 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। लो जी, 2,000 करोड़ तो उसके पास अपना ही पड़ा है। बच्चे ये आपको लग नहीं रहा ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सवाल है, वहां भी ऐसे ही होता था, नया फंड रेज करना है। सो 2,000 करोड़ रुपया रिजर्व का है, रिप्रेजेंटेड बाय शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। वो कमर्शियल पेपर पड़े थे ना, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। इट कैन रेज मनी बाय वे ऑफ डिवेंचर्स बाय इशूइंग देम एट अ प्रीमियम ऑफ 5% विद रिडम्पशन वैल्यू ऑफ 110 आफ्टर 5 years। तो डिवेंचर इशू कर सकते हैं 5% के प्रीमियम पे, रिडीमेबल वैल्यू होगी 110 5 साल बाद, तो मतलब फेस वैल्यू 100 रुपए होगी। The debentures would require an interest payment of ₹8 per annum. ओके, तो जो डेटा दिया है हम उसको अंडरलाइन करते चले जा रहे हैं। The preference shares will be issued at a discount of 10%. तो सारा वही डाटा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाली। प्रेफरेंस शेयर 10% डिस्काउंट पे इशू होंगे एंड redeemed at a premium of 10% after 10 years, requiring an annual dividend of 10%. तो सारा डाटा अभी तक तो बिल्कुल नॉर्मल आया है, कोई बड़ी चीज आई ही नहीं है। देखो कैलकुलेशन नहीं करनी, कैलकुलेशन सवाल पढ़ के करेंगे कि जो क्वेश्चन मांगेगा उस अकॉर्डिंगली सोचेंगे, क्योंकि यहाँ एमसीक्यू में पता नहीं होगा वो क्या मांग लेगा आपसे। आगे बढ़िए। द कंपनी इज स्केप्टिकल ऑफ कैश फ्लोज इन द नियर टर्म आफ्टर डिप्लॉयमेंट ऑफ 5G। वो कह रहा है 5G पता नहीं कितनी कमाई करेगा, कितनी नहीं करेगा, हमें नहीं पता। एंड देयरफॉर विल इशू द अबव स्टेटेड डिबेंचर ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ टोटल डेट फंड। जितना टोटल डेट रेज करना है, ये ऊपर वाले डिबेंचर उसका 50% ही रेज करना है। एंड बैलेंस विल बी इशूड बाय जीरो कूपन बॉन्ड। लो बच्चे, उसने सारे फ्लेवर डाल दिए। क्या हमने जीरो कूपन बॉन्ड का कॉस्ट ऑफ कैपिटल किया हुआ है? यस, हमने किया हुआ है। ऊपर रिडीमेबल थे, अब जीरो कूपन आ गए। विच विल बी इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 40% एंड रिडीम्ड एट पार आफ्टर 5 years। कोई बात नहीं, डायग्राम बनाएंगे, टेंशन ना लो। करंट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ ARC स्टैंड्स एट एन एवरेज ऑफ 147। तो P0 दिया हुआ है। The company has recently paid dividend of 11 per share, D0 दिया हुआ है। And considering the 5G deployment and other technological requirements in the long run, it is likely to continue retaining 56% of earnings, तो B दिया हुआ है। Retention ratio. The reinvested retained earnings are likely to offer a return of 15%, ROE दिया हुआ है।
तो जी निकल आएगा, बी इंटू आर ओ, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जितना कुछ है सारा कुछ डाला हुआ है। टू द शेयर होल्डर्स, इट इज प्लानिंग टू रेज अ पार्ट ऑफ एडिशनल इक्विटी बाय वे ऑफ राइट्स ऑफरिंग टू द शेयर होल्डर्स। वो कह रहा है जी नए शेयर्स भी इशू करेंगे, पर वो राइट शेयर्स होंगे। बच्चे राइट हो जो मर्जी हो, हम तो नए शेयर इशू करने हैं बस। The right entitle the existing shareholders to buy shares at a discount of 15% to current average price। तो नेट प्रोसीड्स दिया हुआ जी, नए शेयर डिस्काउंट पे इशू होंगे एट मार्केट प्राइस, फेस वैल्यू के डिस्काउंट पे नहीं है, मार्केट प्राइस से डिस्काउंट पे इशू होंगे। However, only 40% of the required fresh equity can be raised by way of right issue। राइट इशू भी सारे नहीं, जितना इक्विटी चाहिए उसका 40% राइट इशू होंगे। The balance equity portion will be raised by way of new series of equity share with differential voting rights। बेवकूफ बना रहा है, कभी राइट इशू लिख रहा है, कभी डीवीआर लिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इशू ऑफ शेयर्स है, बात खत्म। They will be promised a dividend of 1.2x of ordinary shareholders and due to lower voting rights, their cost of capital will require a premium of 50% over ordinary equity share। लो बच्चे, यहां पे उसने कुछ नई बात दिखा दी आपको, तो कोई बात नहीं, लो जी कुछ भी नहीं है। किस सोर्स से कितना पैसा रेज करना है, डायग्राम बनाएंगे, 5 मिनट में समझ आ जाएगा क्या करना है सवाल में। आइए जी, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर बाद में करूंगा। What will be the amount in crores of differential voting right shares to be issued, assuming that the maximum limits are to be adhered to। वो कह रहा है बताओ ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले कितने के शेयर इशू करने हैं। बच्चे मैं डायग्राम बनाऊंगा, आपको अपने हम सबके आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, बाप रे बाप, वाईटीएम मेथड से कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालना है, तो केडी मांग लिया है वाईटीएम मेथड से। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल यूजिंग वाईटीएम मेथड, भाई ये केस है, इतना कुछ मांग लिया है सवाल में। व्हाट विल बी द शेयर प्राइस ऑफ अ शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के शेयर्स का भाव बताओ। व्हाट विल बी द मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न फ्रॉम 5G डिप्लॉयमेंट टू ब्रेक इवन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कईयों को तो पता भी नहीं लगेगा बच्चे, क्यों मांगे, क्यों मांगे, मैं दोबारा पढ़ूंगा। तो सारा कुछ ही मांग लिया है। सो लेट्स डू वन थिंग, सवाल में क्योंकि डाटा काफी ज्यादा है, मुझे 1 मिनट उसको ट्रांसफर कर लेने दो, सामने भी तो किताब चाहिए ना, करना भी तो है। सो हम क्या करेंगे, हम इसका डायग्राम बनाते हैं, सवाल जो का ही जाएगा, हम वो करते चले जाएंगे, ठीक है। सो देखना कि आधे आंसर्स तो आपको डायग्राम के साथ ही मिल जाएंगे। 5 सवाल हैं, एक में केडी मांगा है, एक में केपी मांगा है, एक में P0 मांगा है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का, एक डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के शेयर्स की अमाउंट मांगी, और लास्ट में उसने क्यों मांग लिया आपसे। हालांकि लास्ट वाला दोबारा पढ़ेंगे कि उसने क्या बोला था। सो मोटा मोटा हमें पता लग गया कि सवाल ने हमसे क्या मांगा है। सो आइए डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सर इस तरह का केस आएगा, ये तो बहुत कुछ डाटा है इसमें, फिर क्या हो गया बच्चे, डाटा है तो इतने डरने वाली क्या बात है। सर इतना बड़ा सवाल उसमें नहीं आता था ना बच्चे, किया हुआ है, अब इसमें 1-2 बातें एक्स्ट्रा हैं, फिर क्या हो गया एक्स्ट्रा है। तो आइए, तो आपको कितना पैसा रेज करना है, सबसे पहले तो बच्चे आपको 9,000 करोड़ रुपया रेज करना है। मैं भी आपके साथ पहली बार ही कर रहा हूं, ठीक है, 9,000 करोड़ रुपया रेज करना है। आगे बढ़ जाओ। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, वो कहता था जी फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स 40% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स कितने लेने हैं, 40%। तो अपना पैसा, ऑनर्स इक्विटी कितना होगा, ऑनर्स इक्विटी में 2 चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग, 60% होगा। तो 9,000 करोड़ का 40% कितना हो गया, 3600 करोड़। तो 3600 करोड़ के फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स लेने हैं, और ऑनर्स इक्विटी हो गया कितने का, 5400 करोड़ का। अब मैं करोड़ बार बार नहीं लिखूंगा, ऑनर्स इक्विटी हो गया 5400 करोड़ का। आगे बढ़ जाओ। The consultant is of the view that the telecom industry should not deploy fixed cost funds in excess of 40%, हो गया। Also, preference share capital should not exceed 10% of total capital। Fixed cost funds में 2 आते हैं, preference share capital और debt funds। preference share capital और debt funds। तो preference share capital कितना रखना है, 10% of total capital। तो 9,000 का 10%, मैं ऐसे लिख रहा हूं, आपको ऐसे सजा के नहीं लिखना वहां पे, मुझे तो आपको दिखाना है इसलिए लिख रहा हूं। आपको तो बस जल्दी जल्दी बना के, अंग्रेजी तो बिल्कुल नहीं लिखनी, अंग्रेजी तो आपको तो वर्किंग में करना है ना, किसी को दिखाना थोड़ा ये। सो 9,000 करोड़ का 10%, यानी कि 900 करोड़ के तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू होंगे।
करंटली हैज 2000 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। तो यहां भी देखो, मुझे तो बच्चे आपको समझाना है इसलिए मैं लिख के कर रहा हूं। अगर मैं ये केस करूंगा तो मैं ऐसे थोड़ा करूंगा। रिजर्व उसके पास कितना है, 2000 करोड़। तो इक्विटी शेयर कैपिटल उसको रेस करना पड़ेगा, कितना, 3400 करोड़। आगे बढ़ जाओ। इट कैन रेज फ्रेश मनी बाय वे ऑफ डिबेंचर्स बाय इशूइंग देम एट अ प्रीमियम ऑफ 5% विद अ रिडम्पशन वैल्यू ऑफ 110 आफ्टर 5 years। ये तो बच्चे डिबेंचर्स की बातें बताई हैं। पहले मैं देखूं डिबेंचर इशू कितने करने हैं, 2 लाइनें आगे देखो। कंपनी इज स्केप्टिकल ऑफ कैश फ्लो इन द नियर टर्म आफ्टर डिप्लॉयमेंट ऑफ 5G, therefore would issue the above stated debentures only to the extent of 50% of total debt funds। तो डिबेंचर के डेट फंड्स के भी दो टुकड़े हो गए, डेट फंड्स के भी दो टुकड़े हो गए। एक है रिडीमेबल डिबेंचर्स और दूसरे हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। वो कह रहा है रिडीमेबल डिबेंचर्स कितने के इशू करने हैं, 50% ऑफ टोटल डेट फंड्स। तो डेट फंड्स कितना था, 3600 में से 900 करोड़ का तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू हो गया। तो डेट फंड्स कितना था, 3600 माइनस 900, 2700 करोड़। उसका 2700 करोड़ का 50%, तो 2700 करोड़ का 50%, सो 2700 का 50%, 1350 करोड़ के रिडीमेबल डिबेंचर और 1350 करोड़ के जीरो कूपन बॉन्ड इशू होंगे। अब दोबारा पीछे जाओ 2 लाइन। इट कैन रेज फ्रेश मनी बाय वे ऑफ डिबेंचर बाय इशूइंग देम एट 5% प्रीमियम। ये जो डिबेंचर इशू होने हैं ये 5% प्रीमियम पे इशू होने हैं और इसकी रिडीमेबल वैल्यू 110 है और लाइफ इसकी कितनी है, 5 साल। रिडीमेबल वैल्यू 110 है, लाइफ है 5 साल। द डिबेंचर वुड रिक्वायर इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ ₹8। तो 8 रुपए पर एनम का इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट पर एनम कितना है, 8 रुपए। प्रेफरेंस शेयर्स विल बी इशूड एट 10% डिस्काउंट। ये जो प्रेफरेंस शेयर इशू होने हैं ये 10% डिस्काउंट पे इशू होने हैं। बहुत डाटा है सवाल में। एंड रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो रिडीमेबल वैल्यू इट इज प्रीमियम ऑफ 10%। तभी मैं सारा डाटा लिख रहा हूं। और लाइफ कितनी है, लाइफ है 10 साल और डिविडेंड का रेट कितना है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। ओके, आगे बढ़ जाइए। फिर कह रहा था 50% वाले ऊपर और बाकी जीरो कूपन बॉन्ड रेज करने हैं, विच विल बी इशूड एट 40% डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार आफ्टर 5 years। तो जीरो कूपन बॉन्ड की लाइफ है 5 साल, इशूड एट 40% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। इशूड एट 40% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। करंट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ ARC स्टैंड्स एट अ एवरेज ऑफ 147। तो बच्चे शेयर का P0 दिया हुआ है 147। कंपनी हैज रिसेंटली पेड डिविडेंड ऑफ 11 पर शेयर। तो D0 दिया हुआ है 11 पर शेयर। P0 तो यहां भी काम आया था ना, रिटेन्ड अर्निंग में भी 147। और कंसिडरिंग 5G डिप्लॉयमेंट अदर टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट इन द लॉन्ग रन, इट इज लाइकली टू कंटिन्यू टू रिटेनिंग 56% ऑफ अर्निंग्स। तो B दिया हुआ है 56%। एंड री इन्वेस्टेड रिटेन्ड अर्निंग्स आर लाइकली टू ऑफर अ रिटर्न ऑफ 15%। तो ROE दिया हुआ है कितना, 15%। आधे बच्चे तो पागल हो जाएंगे इतना डाटा देख के ही। आगे बढ़ जाओ। इट इज प्लानिंग टू रेज पार्ट ऑफ एडिशनल इक्विटी बाय वे ऑफ राइट ऑफरिंग टू शेयर होल्डर्स। ये जो एडिशनल इक्विटी इशू करना है इसके भी 2 पार्ट्स हैं, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। कुछ तो इशू करने हैं राइट शेयर्स और कुछ इशू करने हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर, जिसको हम DVR बोलते हैं। सर ये क्या होता है, ये आपने लॉ में पढ़ा है। जहां आम हमारे देश में चुनाव हो रहे हैं ना, तो एक व्यक्ति का एक ही वोट है, चाहे वो मोदी जी है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप है। डिफरेंशियल वोटिंग राइट में होता है रतन टाटा ने वोट डाला, 1 वोट हो गए 1000 वोट। जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, बाकी आपने लॉ में पढ़ा होगा, इसका हमें इसको लेना देना नहीं है। आगे, द राइट एंड टाइटल टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू बाय शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% टू करंट एवरेज मार्केट प्राइस। तो नेट प्रोसीड्स कितना होगा, एवरेज मार्केट प्राइस है 147, 15% डिस्काउंट यानी कि 85%। एक शेयर इशू होगा 124.95 में। हाँ, मैं भी आपके साथ पहली बार ही कर रहा हूं, मुझे नहीं पता इन्होंने कितनी गलतियां की होंगी, क्योंकि FM में ये गलतियां बहुत करते हैं। ओनली 40% ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रेश इक्विटी कैन बी वेव रेज बाय वे ऑफ राइट इशू। बच्चे टोटल 3400 करोड़ रुपया इक्विटी से रेज करना था, उसका 40% राइट इशू से रेज करना है। बच्चे केस पढ़ने में इतना टाइम लग गया है।
1360 करोड़ रुपए राइट इश्यू से, तो यहां से कितना आ गया 3400 माइनस 1360, 3400 माइनस 1360, 2040 करोड़ रुपए आपको डीवीआर से रेस करने हैं। आगे, दे विल बी प्रोमिस्ड अ डिविडेंड ऑफ 1.2x ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। इनका डिविडेंड पर शेयर कितना है 1.25 ऑफ इक्विटी डिविडेंड। जो ऑर्डिनरी, जो इनको शेयर दोगे उसका 1.2x डिविडेंड इनका होगा, और उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिक्वायर अ प्रीमियम ऑफ 50% ओवर ऑर्डिनरी शेयर। इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा, जो ऑर्डिनरी शेयर का होगा उसमें 50% ऐड कर दीजिएगा। लो जी, ये सारा डाटा है। बाप रे बाप, इजी था? नहीं, चाहे आपको आता भी हो पर इजी तो नहीं था। इतना डाटा इतनी जल्दी कंट्रोल करके लिख लेना, बड़ी कमांड चाहिए ना डाटा। मुझे तो अब पढ़ते पता लग गया ये ROE है, ये B है। हाँ, जिसकी तैयारी अच्छी है वो डाटा को कंट्रोल कर लेगा। तो आइए अब एक एक करके देखते हैं कि सवाल ने मांगा क्या है। व्हाट विल बी द अमाउंट इन करोड़ of differential voting rights to be issued assuming that maximum limits are to be issued। डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर कितने के इशू करने हैं बच्चे, हम निकाल चुके हैं। डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर कितने के इशू करने हैं 2040 करोड़, ये निकाल लिया था ना। 3400 माइनस 1360, देखें कौन सा ऑप्शन है। लो जी, ए ऑप्शन है। सर ये केस आपने लिया कहां से है? इंस्टीट्यूट का केस है, उनकी ऑनलाइन जो उन्होंने निकाले हैं उसमें एक ही केस है, यही वाला। दूसरा केस अपनी बुक का है, सो मैंने ये वाला उठाया है। 2 ही केस दिए हैं वहां पे, 2040 करोड़। लो जी, पर ये आंसर इतने आराम से थोड़ा आता, कितने पंगों से ये आंसर आया। देखो कितना सारा डाटा ढूंढ के ये आंसर तक हम पहुंचे हैं। डीवीआर का एक और पूछा हुआ था, व्हाट विल बी द शेयर प्राइस, व्हाट विल बी द शेयर प्राइस ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? ये पंगे वाला काम है, ये बाद में ढूंढेंगे क्योंकि इसका P0 मांगा है। व्हाट विल बी द शेयर प्राइस ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ये ढूंढना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, आराम से ढूंढ लेंगे। आइए जी, तो पहला आंसर हो गया। आप दूसरे आंसर पे आइए, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स यूजिंग YTM मेथड। तो आइए जी, डिवेंचर्स की कॉस्ट ढूंढते हैं। ये वाले डिवेंचर्स की कॉस्ट मांगी है, ये वाले डिवेंचर्स की। हाँ तो बहुत ईजी है। तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर यूजिंग YTM मेथड। अब आपको ये थोड़ा लिखना है पेपर में, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर यूजिंग YTM मेथड। आपको तो मैंने जो YTM मेथड सिखाया है, YTM मेथड में हमें चाहिए होते हैं कैश फ्लो और उसके ईयर और उसका नेम। हाँ जी, आइए जी, 1350 करोड़ के डिवेंचर इशू करने हैं। तो टोटल को तो छोड़ो, YTM तो पर शेयर के बेस पे निकल आता है। 110 रुपए रिडीमेबल वैल्यू है, फेस वैल्यू 100 रुपए। हम क्या करेंगे, अज्यूम्ड। सवाल में एक गलती है, जल्दी बताओ क्या। सवाल में एक गलती है, जल्दी बताओ क्या। सवाल ने इंस्टीट्यूट गलती ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सवाल में एक गलती है, जल्दी बताओ क्या। बच्चे टैक्स रेट गिवन ही नहीं है, इतना डाटा दे दिया है, टैक्स रेट दिया ही नहीं है। तो केडी बिना टैक्स रेट के निकाल दे, निकाल दो। क्या करें, टैक्स रेट अज्यूम नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और केस स्टडी में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आंसर नीचे से छापना है। कोई ना कोई गलती ये ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। और FM के पेपर में खास करके, FM नहीं आता बच्चे इनको, CA फाइनल AFM और आपका FM, इनका हाथ बहुत तंग है उसमें। सो गलती तो ये करेंगे ही करेंगे। ठीक है जी, तो नहीं दिया तो नहीं दिया, क्या कर सकते हैं। तो 8 रुपए का इंटरेस्ट है, रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं, लाइफ कितनी है 5 साल। तो हर साल इंटरेस्ट आएगा 8 रुपए, कितने साल तक 5 साल तक। फिर 5 साल बाद रिडीमेबल वैल्यू आएगी कितनी 110। 5वें साल के लास्ट में रिडीमेबल वैल्यू आएगी कितनी 110। आज नेट प्रोसीड, शुरू में नेट प्रोसीड चाहिए होते हैं, तो 100 का डिबेंचर 105 रुपए के प्रीमियम पे इशू हो रहा है, 5 रुपए के प्रीमियम पे इशू हो रहा है। तो नेट प्रोसीड्स आ गए आपके 105 और ये टाइम पीरियड 0 पे है। तो कैसे निकालते थे याद है, रिवाइज भी करा देते हैं। ये लो जी, यहाँ पे 105 आपको आएंगे, 5 साल, हर साल आपको 8-8 रुपए ब्याज चुकाना है, लास्ट में 110 रुपए चुकाने हैं। तो किस रेट पे इन सब की PV किसके बराबर हो जाए 105 के बराबर हो जाए। तो 8 रुपए ब्याज है, 105 लेके 110 वो वापस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका KD जो है IRR निकालना है ना,
तो वो 8% तो बच्चे ऊपर ही है। तो पहला डिस्काउंटिंग हम 8 पे ही करते हैं। ऐसे आप 10 पे भी कर सकते हो, आपको सिखाया हुआ है। अब ना ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि यहां आंसर अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। आपको याद है ना, आईआरआर का आंसर अप्रोक्सीमेट होता है। देखिए ऑप्शन करीब करीब है कि दूर दूर है, ऑप्शन दूर दूर है, तो फिर आप अप्रोक्सीमेट नहीं होगा, आपको इर्द गिर्द आंसर दिख जाएगा। बच्चे आईआरआर में आंसर एग्जैक्ट कैसे आ सकता है? कोई 8-10 लेके डिस्काउंट करेगा, कोई 9-10 लेके करेगा, मुझे नहीं पता आंसर कितना है, कोई 10-15 लेके कर लेगा, सबका आंसर अलग अलग आएगा। पर आपको नजदीक का आंसर खोज के आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है। अब ये दिक्कत आएगी अगर वो आईआरआर मांग लिया। सो आओ मैं एक निकाल देता हूं, ईयर कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू। तो पहले करेंगे हम 8% पे, फिर करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम 10% पे, क्योंकि इर्द गिर्द ही आंसर लग रहा है, और प्रेजेंट वैल्यू। तो ईयर 1 to 5 कैश फ्लो 8, तो 8% पे 8 साल का फैक्टर 1 डिवाइडेड बाय 1.08, 3.993, 3.9, 4 डिजिट ले लें, क्योंकि मुझे एमसीक्यू करने हैं ना, तो मैं जितना ज्यादा डिजिट लूंगा उतने चांसेस हैं कि मैं आंसर करीब चला जाऊंगा। 31.94। फिर फिफ्थ ईयर में 110 पे करना है। फिफ्थ ईयर का फैक्टर क्या था, मैंने देखा भी था, 0.681। मैंने तो सोचा था 1 घंटे में 5 की स्टडी करा दूंगा, मुझे तो लगता है 1 घंटा इसी पे लग जाना है। 110 इंटू 0.681। अगर आपको आता है तो ये वाला आप स्किप कर करके देखिए ना, कैलकुलेशन आपको क्यों देखना है, अपना टाइम पे चाहिए। 106.85, हमें कितना चाहिए था, हमें चाहिए था 105, तो करीब आ गए। 8% पे 106.85 है, हमें 105 चाहिए, तो रेट बढ़ाना पड़ेगा, 10% करते हैं। सो आप इसको स्किप करिए, क्योंकि आपको ये आता है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाइए, मुझे तो बच्चे सॉल्व करना पड़ेगा ना। 3.791 और पॉइंट 4 डिजिट लेने हैं, 791,807, 7907, 0.6209, जानबूझ के 4 ले रहा हूं, तो 8 इंटू 3.7907, 30.33, 110 इंटू 0.6209, 68.30। हे प्रभु ये 105 से नीचे चला जाए, और प्रभु ने सुन लिया और वो चला गया। 98.63, हमें इन दोनों के बीच में चाहिए कितना, 105। तो आइए, तो आंसर क्या है, 8% प्लस, अब ये सबको आता है, मैं यहाँ आईआरआर नहीं सिखाने आया हूं, ये मान के चल रहा हूं आपको ये सब आता है, आपको तो 105 तक ही जाना है ना। सो आइए, 8% प्लस 1.85 डिवाइडेड बाय 106.85 माइनस 98.63, 8.22 इंटू 2 इंटू 2, 2 रेट का डिफरेंस 2% का है ना, 1.85 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 8.22 प्लस 8, तो ये आ रहा है जी 8.45%। अब देखिए इसके करीब आंसर ढूंढना है, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। ये लो 8.43 दिया हुआ है, चलो बन गई बात। एग्जैक्ट कहां से आएगा, पहले तो ऐसे सवाल एमसीक्यू में पूछने ही नहीं चाहिए, पूछना भी है तो लिख भाई अप्रॉक्स। अब मान लो यहाँ 8.43 8.47 ऐसे होता, फिर ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि उसको भी पता है कि आंसर एग्जैक्ट नहीं मिलेगा इसको। बच्चे अब ये 8.43 पता नहीं है ना कौन से 2 रेट लेके निकला हुआ है, हो सकता है ये 8 और 9 लेके भी ना आए। आप 8 और 9 लेके कर लेना, देखना फिर भी नहीं आएगा, तब भी अलग आएगा, क्योंकि कितने डिजिट लेके निकला है। सो इसलिए आपको करीब का आंसर ढूंढना है। तो केस स्टडी करके एक नई बात समझ में आ गई आपको, कि अगर आईआरआर का सवाल आ गया तो एग्जैक्ट आंसर तो नहीं मिलने वाला। सो ये था जी आपका सेकंड वाला क्वेश्चन। अब थर्ड देखते हैं। व्हाट सेम बात पूछी है, इसमें गलती है, हमने टैक्स नहीं लिया है, क्योंकि 8 रुपए इंटरेस्ट दिया था, तो इंटू 1 माइनस टी करना था ना, तो इंटरेस्ट पेमेंट लिखा है, आफ्टर टैक्स भी नहीं लिखा है। सो हमने इसमें टैक्स नहीं लिया है, तो ठीक है, गलती है तो गलती है, क्या कर सकते हैं, टैक्स दिए ही नहीं है सवाल में। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यूजिंग वाईटीएम मेथड। तो आओ जी, वही 4 ऑप्शन इसने नीचे भी छेप दिए हैं। अब आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालना है यूजिंग वाईटीएम मेथड। तो प्रेफरेंस शेयर्स ये रहे आपके, ये रहे, नेट प्रोसीड्स 90, रिडीमेबल वैल्यू 110,
लाइफ कितनी है 10 साल। अब मैं और डिविडेंड है 10%, तो फेस वैल्यू 100 मान के करेंगे। अब मैं कैश फ्लो भी नहीं निकालूंगा क्योंकि पेपर में मुझे कैश फ्लो लिखने के नंबर थोड़ा मिलने हैं। अब मैं सीधा आंसर निकालूंगा, ईयर कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू, देखते हैं कितने साल के लिए लेना है। तो 1 से 10 साल तक 10 रुपए डिविडेंड आएगा। अब इधर देखो, इशू किया था 10% डिस्काउंट पे और रिडीम कर रहे हैं 10% प्रीमियम पे, तो पक्की बात है मिलने वाले को 10% से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो 10 और 15 लेके कर लेते हैं, जो हमें नॉर्मल आदत है। सो आइए 10% पे डिस्काउंट करेंगे जी। तो 10वें साल में रिडीमेबल वैल्यू कितनी 110, और नेट प्रोसीड्स कितने हैं, नेट प्रोसीड्स है 90 है ना, 10%, सॉरी ये नहीं है भाई, ऊपर वाला है। नेट प्रोसीड्स 10% डिस्काउंट है तो 90। देखो डाटा लिखने का फायदा, हमें बार बार केस नहीं पढ़ना पड़ रहा, तो सबको 90 के इक्वेट करना है। तो 10th ईयर में 110 है, तो 10% का डाटा लेते हैं, 10 साल के फैक्टर निकालते हैं। 1 डिवाइड बाय 1.10, 0.3855, 6.1446, 0.3855। जानबूझ के 4 डिजिट ले रहा हूं, वैसे क्लास में हम कहते होते हैं कि वही ले लो 3 डिजिट, पर क्योंकि मुझे है कि करीब तो आंसर मिले कम से कम। 110 इंटू 0.3855, 42.405, तो ये कितना आ गया 103.851। हमें कितना चाहिए था 95, नहीं हमें चाहिए था 90, नेट प्रोसीड्स 90 है ना, तो ये तो बहुत ज्यादा आ गया। तो अब तो 15 लेना ही पड़ेगा क्योंकि वैसे भी करीब नहीं है। सो 1 डिवाइड बाय 1.15, 0.2472, 5.0188 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो प्रेजेंट वैल्यू 50.188, 110 इंटू 0.2472, 27.192। लो जी, काफी नीचे चले गए, तो हम आंसर के काफी इधर उधर ही चले गए हैं। अब मिल जाए सही, क्योंकि हमें तो कितना चाहिए था, हमें तो 90 चाहिए था। तो 10% प्लस 103.851 माइनस 77.38, ये 5% दूर है। 103.851, हमें तो 90 पे ही रुक जाना है। तो 10% प्लस 13.851 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 103.851 माइनस 77.38, 26.471। सो 13 पॉइंट, जैसे मेरा हाथ चल रहा है ना ऐसे ही आपका हाथ चलेगा ना, तो पेपर में इतना बड़ा केस सॉल्व कर पाओगे। +10, 12.62। तो इसके करीब वाला आंसर देख लीजिए जी, 12.62 के करीब वाला आंसर ये रहा जी, 12.37, 12.37। क्लियर है? सो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा आईआरआर, कभी मिल ही नहीं सकता, आपको आईआरआर ढूंढना ही पड़ेगा। सो 12.37 इज द आंसर। अब आइए जी मेन मुद्दे पे, जो मुश्किल सवाल था। ये तो आपने किया हुआ था सारा कुछ, इसमें तो नया कुछ था ही। मुझे तो लगता है ये 1 घंटे का केस है। किसने डाला ये इंस्टीट्यूट कैसे लिया है मैंने वेबसाइट से, मेरा नहीं है भाई, तो 1 घंटा लग जाए करते करते। व्हाट विल बी द शेयर प्राइस ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। कह रहे डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का शेयर प्राइस बताओ। बच्चे देखो, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का डिविडेंड अलग था। क्यों अलग था? वो कह रहा था जितना नॉर्मल को डिविडेंड देना है इसको 1.2x देना है, इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना नॉर्मल का है इसका उसका 1.5 गुना है। तो P0 निकालना है, तो P0 का फॉर्मूला क्या होता है, D1 डिवाइड बाय K माइनस जी। जी तो अपना निकला हुआ है, ये देखो जी तो निकल आएगा यहां से, तो जी किसके बराबर है, B इंटू ROE। तो जी है 56% का 15%, तो 56 का 15%, जी आ गया आपका 8.4%। अच्छा P0 निकालना है ना, तो ए जी तो निकल आया, एक के ही चाहिए,
तो राइट शेयर्स का के निकाल लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल शेयर्स का डिविडेंड भी पता है, नॉर्मल शेयर्स का P0 भी पता है। राइट शेयर्स का P0 85% कम है, राइट शेयर्स का के निकाल के 1.5 गुना कर दोगे तो इसका के आएगा। राइट शेयर्स के डिविडेंड का 1.25 कर दोगे, इसका D1 आ जाएगा और वहां से इसका P0 निकलेगा। ये बहुत बढ़िया पार्ट था, बहुत बढ़िया पार्ट था। तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर्स का हम लोग के निकालेंगे। श्वेता देखो, के ऑफ राइट शेयर्स, के ऑफ राइट शेयर्स क्या फॉर्मूला होता है? D1 डिवाइड बाय P0 प्लस D। सो D0 दिया हुआ था शायद 147 और ग्रोथ रेट है नहीं 11 इंटू 1.084। D1 क्या होता है? D0 इंटू 1 प्लस G ना। तो ये मैं नहीं सिखाने आया, ये आपको आता है 1.084 और P0 हमने राइट शेयर्स का निकाला था 124.95 124.95 प्लस ये मैं भी पहली बार ही कर रहा हूं आपके साथ, मुझे भी नहीं पता है कि ये आंसर क्या आएगा। %17.94% ये राइट शेयर का के आया है। तो बताओ उसका के कितना है? के ऑफ डीवीआर 1.5 गुना 17.94 इंटू 1.5 17.94। एक मिनट डाटा देख लेने तो, कुछ और गड़बड़ तो नहीं है ना? ठीक है, तो लग रहा है 1.5 गुना ही था ना, मुझे डाटा में थोड़ी गड़बड़ नहीं लग रही। नहीं 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 50%। हाँ, विल रिक्वायर अ प्रीमियम ऑफ 50%। ओ हो बच्चे ध्यान से, 50% राइट शेयर्स का नहीं है, 50% ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स का है। तो ऑर्डिनरी शेयर्स का डाटा लेना था, हमने राइट शेयर्स का निकाल दिया। इसका निकालना था आंसर 147 लेके, इसका के ही चाहिए था, तो यहीं पे निकाल देते हैं इसका के ही। आओ भाई, हमें कौन सा नंबर मिलने हैं? तो इसका के ही कितना है? 11 इंटू 1.084 डिवाइडेड बाय P0 147 प्लस 8.4। राइट शेयर्स का एवं निकाल दिया, वो तो मांगा ही नहीं हुआ सवाल में। चलो वो लास्ट पार्ट के काम आएगा ना, वो क्यों भी तो निकालना है, तो चलो उसके काम आ जाएगा। 16.51 आ रहा है, देखा ना, कोई भी चीज ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। तो मैंने ध्यान से पढ़ा है, ऑर्डिनरी शेयर्स का लिखा है 16.51 आ रहा है। तो राइट शेयर्स का के ऑफ डीवीआर का कितना हो गया? 16.51 इंटू 1.5। वो कह रहा था ऑर्डिनरी शेयर्स का, राइट शेयर्स का नहीं लेना, 24.77। और इसका D1 भी कितना है? ऑर्डिनरी शेयर्स का 1.25 लिखा है। इधर देखो, मैं थोड़ा तेज कर रहा हूं क्योंकि ये आपको भी तेज ही करना है। D1 है 1.25 ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, यहां भी राइट शेयर्स नहीं लेने, हालांकि डिविडेंड तो दोनों का सेम ही था शायद। हाँ, डिविडेंड सेम ही है 11। तो 11 में ग्रोथ ऐड कर देना, 11 इंटू 1.084 इंटू 1.25, 11.8.4% इंटू 1.25, 14.905। अब बच्चे निकलेगा P0 ऑफ DVR। सो D1 14.905, P0 कितना था इसका? नहीं सॉरी, P0 तो निकालना है ना। के कितना था? के है 24.77% और G कितना है? 8.4%। D1 डिवाइड बाय के माइनस G। मेरे हिसाब से जितने फॉर्मूले हैं एक CAPM को छोड़ के सारे इस सवाल में लग गए हैं। 91.05 आ रहा है, 91.05 ये आंसर होगा, 91.07। डिफिकल्ट पार्ट, ये केस ही डिफिकल्ट है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की हर चीज बेवकूफ ने इस सवाल में डाल दी है, हर चीज डाल दी है। और लास्ट पार्ट में क्या रहा है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बताओ। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? क्यों? अब हो जाओ शुरू, सबका निकालना है, सबका।
आइए जी, तो इसके लिए तो टेबल बनता होता है सर, ये हमें भी बनाना पड़ेगा। आपको बनाना तो पड़ेगा पर साफ सुथरा बनाने की जरूरत नहीं है, कोई टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मर्जी केचमचोला मार के बना दो बस। तो सोर्सेस और उसकी कॉस्ट। आइए जी, दो तरह की इक्विटी शेयर्स थे, राइट शेयर्स और डीवीआर। तो राइट शेयर्स की कॉस्ट चलो हमने निकाली नहीं, तो अब निकालनी पड़ते। 17.94 राइट शेयर्स की कॉस्ट है, डीवीआर की कॉस्ट 24.77, 24.77। ठीक हो गया। दो तरह के डिवेंचर। ओहो, अभी ZCB का भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ेगा। रिडीमेबल डिवेंचर्स का केडी हमने निकाला था। रिडीमेबल डिवेंचर्स का केडी कितना था? 8 पॉइंट। अब मैं इंस्टीट्यूट वाला ले लूं, जो इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया था वो ले लेते हैं ना, ताकि आंसर मैच हो जाए। 8.43 आंसर दिया था ना, तो मैं ये लेता हूं 8.43। अरे जब आंसर एग्जैक्ट पता है तो फिर वही लेंगे ना। ZCB का भी निकाल लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी इंस्टीट्यूट वाला ले लेते हैं। इंस्टीट्यूट वाला कितना था? 12.37। और एक KRE निकालना पड़ेगा, रिटेन्ड अर्निंग्स भी तो था। बाप रे बाप, 12.37 इसका आ गया। आओ पहले KD और ZCB निकाले। तो ZCB आज कितने का इशू किया था? इधर देखो कि पूरा चैप्टर ही है ये तो इस सवाल में। ZCB इशूड एट 40% डिस्काउंट। तो मान लो 100 रुपए फेस वैल्यू है, तो 40 का इशू हुआ, रिडीमेबल एट पार है। 40 का इशू हुआ, रिडीमेबल एट पार है 100। 5 साल लाइफ है बच्चे, डर्टी पावर सॉल्व करनी पड़ेगी। तो यहाँ IRR से कर लो, फिर मैं डर्टी पावर से करा रहा हूँ। किस रेट पे, उसको क्या पता, हम जैसे मर्जी करें, हमें तो आंसर ही टीका मारना है। तो 100/40 2.5। चलो डर्टी पावर सॉल्व करो। 2.5 √12 बार -1 डिवाइड बाय 5 + 1 इंटू इक्वल टू 12 बार। -1 इंटू 100, 20.11% आ रहा है। 20.11% आ रहा है। एक सेकंड रुको, मैं चेक करना पड़ेगा दोबारा। हाँ यही आ रहा है, 20.11 ही आ रहा है। चेक कर लो एक बार। यही लग रहा है जी, 20.11। एक मिनट देख ले, लाइफ लूइफ हमने सही लिया ना। ओए होए, डिस्काउंट है 40% का, तो इशू प्राइस 60 हो गया ना, देखा ना। मैंने इशू प्राइस 40 ले लिया है, 40% का तो डिस्काउंट है, तो ये 60 आना था। क्या कर रहे हैं? चलो दोबारा निकालो। सर आपसे गलती हो जाती है बच्चे, क्लैरिकल एरर तो कहीं भी हो सकता है, जब आंसर नहीं आएगा तो बंदा चेक करेगा ही। $10.76 देखो, जब आंसर नहीं आएगा तो हर व्यक्ति चेक करेगा कि हाँ क्लैरिकल एरर हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका KD आ गया जी 10.76%। अब हमें चाहिए जी KRE। तो KRE का क्या फॉर्मूला होता है? D1 डिवाइड बाय P0 प्लस जी। तो D1 कितना लेना है? एग्जिस्टिंग वाला लेना है। तो D1 कितना था? 11 + 8.4, और यहाँ 147 ही लेना है। सिक्सटीन पॉइंट 51, वो सेम ही आएगा, वो सेम भी ले सकते थे, मैंने फिर भी अलग लिया। 16.51%। आइए अब इनके वेट्स जो हमने ऊपर कैलकुलेट किए थे, बताइए जी। रिडीमेबल नहीं, राइट शेयर्स का वेट कितना था? कितने के राइट शेयर्स इशू करने थे? 1360 करोड़ के राइट शेयर्स थे,
और 2040 करोड़ का डीवीआर था। 1360 करोड़ के राइट शेयर, 2040 करोड़ का डीवीआर। रिडीमेबल डिबेंचर्स कितने के थे? 1350 करोड़ के डिबेंचर थे, 1350 करोड़ के जेडसीबी थे। 1350 करोड़ के डिबेंचर, 1350 करोड़ के जेडसीबी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स थे 2000 करोड़ के और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थे 900 करोड़ के। रिटेन्ड अर्निंग 2000 करोड़, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 900, टोटल 9000 करोड़ था। आइए इसके वेट्स निकालते हैं, पहले चेक कर ले 9000 करोड़ आ रहा है, कोई गलत तो नहीं लिख दिया फिर से। यस आ गया। आइए जी 3 डिजिट तक वेट ले रहे, 4 डिजिट तक लेते हैं ताकि आंसर राउंडेड ऑफ जितना कम हो उतना मिलाने में मदद मिलेगी। 0.1511। सर अगर ये तरह का केस आता है तो बहुत समय लेगा सर। बच्चे मुझे नहीं पता अब इस तरह का आएगा कि नहीं आएगा, पर ये इंस्टीट्यूट का ही है, क्यों नहीं आएगा? सारा चैप्टर ही मांग लिया उसने तो। अभी मैंने बहुत तेज किया है, बहुत तेज किया है। टोटल ऑफ वेट 1 होना चाहिए, चेक करो। मतलब मैंने इतनी तेज हाथ चलाया है और आपको भी इतनी ही तेज चलाना पड़ेगा पेपर में। 1 आ रहा है। चलो जी XW निकाल दो। फाइनली अब लास्ट आंसर निकाल रहे। 17 पॉइंट। मैं तो सोच के आया था 1-1.5 घंटे में 5 केस करा दूंगा, तो 1 घंटे होना आया, 1 केस हुआ है। 2.71 24.77 इंटू 0.2267 5.62 8। मैंने जानबूझ के सबसे मुश्किल केस सबसे पहले उठाया है ताकि आपको भी पता लगे। आंसर 2 डिजिट में है तो हम भी 2 डिजिट ही घुमा देते हैं। आंसर 2 डिजिट में है ना, आंसर तो नीचे देख के लिखना है ना। 1.61 1.24 3.67। चलिए आइए। और हे प्रभु कोई ना कोई आंसर के इर्द गिर्द आ जाए। एग्जैक्ट तो नहीं आएगा पर इर्द गिर्द आ जाए तो मजा आ जाए। 16.11 एग्जैक्ट आ गया, बाई चांस एग्जैक्ट मैच हो गया, एग्जैक्ट मैच हो गया। ये देखो 16.11। हाँ मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है मैंने भी तो पहली बार ही किया है आपके साथ। कल ही तो किताब प्रिंट हुई है, ठीक है। कल ही किताब आई है, आज हम आपके साथ बैठ गए हैं क्योंकि परसों लास्ट एमटीबी रिलीज किया है इंस्टीट्यूट ने। तो एमटीबी रिलीज होने के अगले दिन किताब में आ गया, उससे अगले दिन हम आपके पास आ गए। भाई केस आएगा तो पढ़ाएंगे ना, अब इंस्टीट्यूट मटेरियल ही नहीं दे रहा है पढ़ाने के लिए तो क्या करें बताओ। तो 15-16 तारीख को आई थिंक लास्ट एमटीपी आया था, अगले दिन वो वेबसाइट पे आता है। तो जैसे ही आया हम आपके आगे हाजिर हो गए, क्योंकि सारे एमटीपी की वेट करेंगे ना। जब तक सारे नहीं आते हम कैसे आते? बताओ आनंद आया कि नहीं आया? अगर आनंद आया ना तो एक बार ऐसे कर दो, मुझे पता लग जाएगा दिल की आवाज मेरी है, आपकी आवाज मेरे दिल तक पहुंच जाएगी कि सर मजा आ गया ये केस करके। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया? सो बच्चे क्या इस तरह के केस आने के लिए तैयार हैं? देखो आने तो चाहिए क्योंकि इंस्टीट्यूट ने दिया है। सर जो भी है वो डीवीआर वाला पॉइंट इसमें बहुत अच्छा था। हाँ नया पॉइंट था डीवीआर वाला, है ना, कि अजीब तरीके से आपसे डीवीआर का आंसर निकलवाया गया, उसको दोबारा देख लीजिएगा। बाकी डाटा बहुत ज्यादा था, किया सब कुछ हुआ था। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बहुत क्वेश्चंस किए, पर इतना डाटा कि 2-2 तरह के डिबेंचर्स, 2-2 तरह के इक्विटी शेयर, फिर रिटेन्ड अर्निंग्स अलग से, और ऊपर से वाईटीएम मेथड, फिर जेडसीबी भी डाल दिया। हर चीज, एक कन्वर्टेबल रह गया था वो भी डाल देता, एक आधा रिडीमेबल इंस्टॉलमेंट भी डाल देता, ऊपर से वाईटीएम मेथड डाल दिया। सो ऑसम केस था, ऑसम केस।